Hello student, welcome again in PN Lesser Public School online classroom. I am your bio teacher Surendra Kumar. Now today's topic is connective tissue. That is the topic of structural organization in एनिमल. ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने कई टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक जो था वो था एपिथेलियम टिश्यू का. सेकेंड टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो था आपका मसल्स टिश्यू. नाउ थर्ड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द अबेडमेंट and mostly found in the all places of the in the body. ठीक है, तो ये जो प्लेसेस है हम लोग की बॉडी पे, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जब आपको जो मिलेगा वो कनेक्टिव टिश्यू ही मिलेगा. अब देखो कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते क्यों हैं, क्योंकि ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ये हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. एबेडमेंट क्यों है, इसलिए है क्योंकि आप ये जान लो कि इनमें वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो कि हम लोग के होल बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या आता है हम लोग का लूज, इसमें हम लोग कार्टिलेज पढ़ते हैं. ठीक है, कार्टिलेज का हो गया. इसके बाद हम लोग बोन्स को पढ़ते हैं, जो कि हम लोग का टोटल जो फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, जो सिस्टम होता है उसको फॉर्म करता है. तो वो बॉडी का स्ट्रक्चर के लिए हो गया. फिर इसमें इसके अलावा हम लोग ब्लड को भी स्टडी करते हैं, और ब्लड भी अगर इसका पार्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि होल बॉडी सिस्टम में जितनी भी चीजें सर्कुलेट होती हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है हमारा ब्लड सिस्टम होता है. तो ये जो ब्लड है ये भी हमारे होल बॉडी सिस्टम में सारी चीजों को एक दूसरे से इंटरलिंक करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है. तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू एक बहुत स्पेशल टॉपिक है, और इससे रिलेटेड हर जगह पे कंपटीशन में और आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. एक्चुअल में बोर्ड क्या है, आपका होम एग्जामिनेशन होना होता है, बट आपका नीट के प्रिपरेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, ये टॉपिक है. अब देखो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप. 3 तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है. एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो वन बाई वन इन सारी चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे. तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट एक तरीके से लूजली एक दूसरे से अरेंज होते हैं. जैसे कि जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, या फिर हमें उसको इलास्टिन कहें, कोलेजन फाइबर या इलास्टिन. ये क्या होता है कि इनमें इनका अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट होता है ना वो कॉम्पैक्टली ना अरेंज नहीं है, एकदम सिस्टमैटिक और एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इसमें आपको नहीं दिखता है. इनमें कैसा दिखता है, इनमें जो कनेक्शन होता है वो लूजली आपको दिखता है. अब यहाँ पे देखो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इनको भी हम लोग अगर डिवाइड करें तो इसमें 2 चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं. एक है फर्स्ट वन इज द एरियोलर टिश्यू. पहला जो है वो एरियोलर टिश्यू है. ये देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको फॉर्म करके दिखाया है. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देखो जितने भी टिश्यू एक दूसरे से अटैच है या जो भी जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं दिख रहा है. यहाँ पे देखिए कई चीजें आपको दिखाई दे रही हैं. यहाँ फाइब्रोब्लास्ट, दिस वन इज द फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज द प्रोड्यूस द फाइबर्स. ठीक है, तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फाइबर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए इनमें से ये आपको जो ब्लूइश कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द कोलेजन फाइबर. ये क्या है, कोलेजन फाइबर है. ठीक है, यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मैक्रोफेज. अब आप ये समझ लो कि जो कोलेजन फाइबर है एक तरीके से वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं इस पर्टिकुलर जिस प्लेस पे ये चीजें प्रेजेंट है वहां पे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है, अब दूसरा जो होता है मैक्रोफेजेस. ये क्या है, मैक्रोफेजेस एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेशल फिनोमिनन को शो करता है, दैट इज द फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस इट मींस
इनगल्फिंग कहेंगे, या फिर आप ये समझ लो जो फूड मटेरियल है, ठीक है, उसको ये क्या कर देता है, ये उसको इनगल्फ करता है, उसको खाता है। तो यहाँ पे जो फूड मटेरियल है ना, एक्चुअल में वो क्या करता है कि जैसे हमारी बॉडी में अगर कहीं पे भी बैक्टीरियल या माइक्रोबियल इंफेक्शंस होते हैं, तो उन इंफेक्शंस कॉजिंग एजेंट यानी कि बैक्टीरिया या कोई अदर माइक्रोब्स को ये क्या करते हैं, उसको किल करते हैं, उसको इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। तो इनका ये फंक्शनिंग होता है। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है मास्ट सेल, ठीक है। ये जो मास्ट सेल होता है वो स्पेशली आप समझिए क्या होता है। ये मास्ट सेल का स्पेशल फंक्शनिंग ये है कि जैसे अगर हमें किसी भी चीज की से एलर्जी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बंदों में जो है वो एलर्जेटिक रिएक्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप किसी चीज का कोई पर्टिकुलर चीज है जिससे आपको एलर्जी है, आप क्या करते हो, उसके टच में जाते हो या वो चीजें आपके बॉडी के पास आती हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, सिम्टम्स शो करना शुरू कर देती है एलर्जी के। और वो एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसी मास्ट सेल के वजह से ही होता है, ठीक है। तो आपका ये एरियोलर टिश्यू आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो एरियोलर टिश्यू होता है, ये टिश्यू प्रेजेंट कहाँ होता है, आप समझिए। ये जैसे हम लोग की जो स्किन है ना, तो इस स्किन में जो की नीचे की जो लेयर होती है, जो लेयरिंग होती है, उनमें आपको एरियोलर टिश्यूज जो है वो आपको क्लियर कट दिखाई देने लगेंगे। जब हम इसका सेक्शन कट करें तो हम उसमें नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों को कई जगहों पे देखने को मिलेगा। नाउ सेकेंड जो होता है दैट इज द एडिपोज टिश्यू, ठीक है। आप देखो इसमें ये जो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं, इन स्पेशल कंपोनेंट के वजह से ही इनमें स्पेशल टाइप के फीचर्स आते हैं। दूसरा जो आपका आता है एडिपोज टिश्यू, इसमें आप समझ जाओ, देखो जो भी फूड मटेरियल हम लोग टेक करते हैं, अगर उसका इमीडिएटली अगर हम उसको यूज ना करें, ठीक है, तो वो जो फूड मटेरियल है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो क्या करेगा, उस फूड मटेरियल की स्टोरिंग हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है। और उसको जब हमारी बॉडी स्टोर्ड करता है तो वो स्टोर्ड किस फॉर्म में करता है, वो करता है फैट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जो फैट है, ये फैट एक तरीके का स्टोर्ड फूड मटेरियल है। तो आप देखो यहां पे क्या होता है कि इन जो एडिपोज जो टिश्यू है, इस एडिपोज टिश्यू में ही क्या होता है कि ये फैट स्टोर्ड होते हैं। और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि ये एक एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये एडिपोज सेल है, ठीक है। तो ये एक एडिपोज सेल में आपको एक छोटे से रीजन में इसका न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो एक छोटे से रीजन में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया है वो दैट इज द न्यूक्लियस। और एक लार्ज एरिया आप देख रहे हो, ये लार्ज एरिया किसका है, फैट स्टोरेज एरिया है। यानी कि जो फैट है वो स्टोर्ड है इस पर्टिकुलर एरिया में, जो कि एक जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से क्या होता है, कवर अप होता है। इट मींस कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे इसकी कवरिंग होती है। अब देखो ये जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखो कि जो हम लोग की बॉडी स्किन है, ठीक है, तो स्किन के नीचे की जो लेयर होती है उस लेयर में आपको एडिपोज टिश्यू भी दिखाई देगा। इस एडिपोज टिश्यू के कई फंक्शनिंग है। जैसे एडिपोज टिश्यू, एक तो आप लोगों को पता चल ही गया कि ये फैट स्टोर्ड कर रहा है, और वो क्या है, फैट भी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अब जब एक्सेस में कोई भी मटेरियल होता है तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, फैट में, और वो फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करेगा, फर्स्ट वन। और सेकेंड ये क्या करता है कि ये हमें एक तरीके से कोई भी अगर एक जैसे अगर मैं इस पे प्रेशर लगाऊं, ठीक है, प्रेशर लगाऊं, या कोई भी हम लोग का जो इंटरनल ऑर्गन है, इन इंटरनल ऑर्गन में क्या होता है कि अगर किसी भी तरीके का एक तरीके से प्रेशर लगता है, ठीक है, तो आप ये समझो कि वो उस चोट को ना एक तरीके से उसको सहने के लिए यही आप स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसके ऊपर जब वो चीजें जाती हैं तो जो उसका प्रेशर होता है वो प्रेशर कम होके किसके ऊपर जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर लगता है। तो एक तरीके से सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन को, जिस ऑर्गन के आसपास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है।
दूसरा, एक तरीके से आप ये भी समझ जाओ कि जो फैट लेयर्स होती हैं, ये फैट लेयर एज अ इंसुलेटर भी वर्क करती हैं। क्या करती हैं? एज अ इंसुलेटर वर्क करती हैं, यानी कि इंसुलेशन के लिए भी ये वर्क करेगा। और जब इंसुलेशन के लिए वर्क करेगा तो ये क्या करेगा कि ये जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर और एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इनको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो आप ये देखो जैसे जो पोलर बियर होते हैं, ठीक है, जो पोल्स पे रहने वाले जो भालू होते हैं पोलर बियर, उनमें क्या होता है, उनकी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे जो है वो मोटी मोटी सी फैट की लेयरिंग फॉर्म हो जाती है। और वो फैट लेयर क्या फंक्शनिंग करते हैं, वो उनको उस पर्टिकुलर उस एक्सट्रीम कंडीशन में उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का वर्क करता है। इट मींस कि वहां पे भी ये यूज होता है। तो ये आज हम लोगों का एक, तो हम लोगों ने पूरी स्टडी कर ली किस चीज के बारे में, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, नेम से ही क्लियर हो गया था कि लूज क्यों है, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट सिस्टमैटिक ना होके और कॉम्पैक्टली अरेंज ना होके लूजली अरेंज होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक चीज समझ जाओ कि इनसे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। जैसे ये डायग्राम आपको वो दे देगा और डायग्राम कंपटीशन में आपको मिलेगा। और ये जो मैंने आपको नेम मेंशन कर रखे हैं, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर एंड मास्ट सेल, इनमें आपको ABC, ठीक है, ये करके वो आपसे इन स्ट्रक्चर्स के नेम पूछ सकता है, इनकी फंक्शनिंग पूछ सकता है, ये किस प्लेसेस पे प्रेजेंट है वो पोजीशन पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो एडिपोज टिश्यू है ये आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा और इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अराइज कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ सेकेंड वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसको आप समझिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू इजीली आपको समझ में आ गया होगा। डेंस क्यों है? क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्टली इनका अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे क्या था, लूजली अरेंजमेंट था, ठीक है, उन कनेक्टिव टिश्यू का। यहाँ पे क्या है, वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर डिवाइडेड होता है। फर्दर डिवाइडेड किसके बेसिस पे है वो आप समझिए। यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने आपको कोलेजन फाइबर्स दिखाया है। तो होता क्या है कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं और जो अदर जो है वो फाइब्रोब्लास्ट जो है या फिर अगर जो फाइबर्स हैं उनके बीच में अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में वो सारे चीजों का अरेंजमेंट हो, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, किस टाइप का होता है इसका? फर्स्ट देखो, डेंस तो दोनों हैं, ठीक है, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये कैसा है, ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब है कि अगर हम किसी भी पोजीशन पे, किसी भी प्रपोर्शन पे देखें तो उसका जो कंपोजिशन होगा ना, वो कंपोजिशन हर जगह सिमिलर टाइप का होगा। आप देखो यहाँ पे जो चीजें आप देख रहे हो, तो एक सिस्टमेटिक वे में ये सारा का सारा आपको जो कंपोनेंट्स है वो अरेंज दिखाई देता है। तो यही कहलाता है हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू। ठीक है, दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये पार्ट है। अब देखो ये किस जगह पे प्रेजेंट होगा उसको आप जान लो। तो ये दो जगह पे आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा टेंडेंस एंड सेकेंड वन इज द लिगामेंट्स। अब जो टेंडेंस होते हैं या जो लिगामेंट्स होते हैं ये एक्चुअल में है क्या, उसको आप एकदम क्लियर कर लो। टेंडेंस और जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर होता क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको एकदम क्लियर कर पता चल जाए। तो ये जो टेंडेन और लिगामेंट्स है इसी को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो बहुत सिंपल सा होता है टेंडेन लिगामेंट का। यहाँ पे जो टेंडेंट होते हैं और जो लिगामेंट होते हैं एक तरीके का ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। इट मींस कि किसी ना किसी को एक दूसरे को ये क्या करता है, अटैच करता है, जोड़ने का वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो जो टेंडेंट का जो ये फंक्शनिंग होती है वो फंक्शनिंग क्या है कि ये टेंडेंट क्या करता है, जो स्केलेटल मसल्स हैं, क्या है, स्केलेटल मसल्स। इससे पहले हम लोगों ने मसल्स को स्टडी किया था और मैंने बताया था कि जो वॉलेटरी मसल्स होते हैं तो उस स्केलेटल मसल्स को किससे अटैच करता है, बोन से। तो बोन से स्केलेटल मसल का जो अरेंजमेंट होता है, जो अटैचमेंट होता है, दैट इज ड्यू टू द टेंडेंस। ठीक है, तो इस टेंडेंस के वजह से उनका अटैचमेंट होता है। दूसरा जो आपका होता है दैट इज द लिगामेंट्स। जो
लिगामेंट की जो फंक्शनिंग होती है वो आप समझिए। जो लिगामेंट है वो एक्चुअल में किसको किसको अटैच कराता है, वो बोन टू बोन को अटैच कराता है। किसको कराता है, बोन टू बोन को अटैच कराता है। तो यहाँ पे दोनों का आपने देख लिया कि किस पोजीशन पे ये प्रेजेंट होता है। मैंने बोला कि लिगामेंट और टेंडन आपको दिखाऊंगा, तो अब यहाँ पे दिखा पाना मुमकिन नहीं है, बट मैं आपको ऐसा मतलब आपके सामने ऐसा व्यू लाऊंगा जिस व्यू के थ्रू आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये चीज तो हमने देखा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो मटन चिकन खाते हो या फिर नहीं खाते हो, बट देखे जरूर होंगे। ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा मटन और चिकन की दुकानों पे। तो आपने अगर मटन देखा है या कभी अपनी फैमिली वालों के साथ जो है वो मटन परचेस करने के लिए मार्केट में गए हो, तो आपको दिखता क्या है कि जो वो गोट होता है उसको क्या किया जाता है, उसको हैंग कर देते हैं किसी हैंगर में। ठीक है, तो उसको हैंग करते हैं। तो आपने देखा होगा हैंगिंग करने के लिए उसका क्या होता है कि जो पैर का ये वाला हिस्सा होता है नीचे का, तो वहां पे ही प्रेजेंट होता है क्या, वहां पे प्रेजेंट होता है टेंडन। तो वो टेंडन क्या होता है कि वो उसके स्केलेटल मसल्स और उसके जो वो बोनी स्ट्रक्चर है इन दोनों के बीच में ऐसे अरेंज होता है। तो वो करते क्या है कि वो बीच में इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप में होल करते हैं और उस होल में ही क्या करते हैं, रोप को फंसा देते हैं। ठीक है, तो जब रोप को फंसाते हैं तो ये जो टेंडन का पार्ट होता है, ये टेंडन का पार्ट इतना ज्यादा मजबूत होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो पूरी की पूरी उसकी होल बॉडी को, है ना, एक तरीके से हैंग कर देते हैं। ठीक, तो आप देखो, आपको पता तो चल ही गया होगा कि जो हैंगिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, दैट इज द टेंडन। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका टेंडन वाला पार्ट हो गया। ठीक, तो टेंडन आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि ये कैसा होता है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जैसे एक बोन जब दूसरे बोन से ज्वाइंट होता है तो वहां पे भी कुछ जो है वो स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू दिखता है। अगर अब देखो, अब ये क्लियर तब होगा जब अगर आप उसको खाते हो, तो मैं आपको क्लियर कट दिखा सकता हूं। आप लोगों ने जो है वो मटन या चिकन खाया होगा, है ना। तो अभी देखो लॉकडाउन में तो कुछ मिलना मुश्किल है सारी चीजें, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, याद तो बहुत आ रही होगी आपको मटन चिकन की। जो लोग खाते हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी को खाना चाहिए, बट जो खाते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि वो आप समझिए, जब आप पीस को कट करते हो, खाते हो, बहुत इजीली समझ में आएगा इसमें, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उसको हाथ में लेते हो ना, तो आपको इजीली समझ में आता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप बोन्स को अलग करते हो, ठीक है, मसल्स को उसके अलग करते हो, तो दो बोन्स के बीच में जो है वो डेंस व्हाइटिश कलर का पार्ट दिखता है। ठीक है, और उसी के वजह से एक जो होता है वो दूसरे से क्या होता है, अटैचमेंट शो करता है। तो वो जो अटैचमेंट शो किया जाता है वो लिगामेंट के वजह से ही होता है, यानी कि बोन से बोन का जो अटैचमेंट होता है वो किसके वजह से है, लिगामेंट के वजह से। तो वो लिगामेंट क्या करता है, उन दोनों को अटैच कराने का वर्क करता है। यहाँ पे टेंडन ने क्या किया था, स्केलेटन यानी कि बोन को मसल से अटैच कराया था, और यहाँ पे बोन टू बोन जो अटैचमेंट होता है दैट इज फॉर लिगामेंट, लिगामेंट के वजह से वो होगा। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो होता है, दूसरा आप ये समझ जाओ, जो डेंस इररेगुलर टिश्यू है, यहाँ पे कैसे था, डेंस रेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू की स्पेशलिटी क्या है कि ये किसी भी प्रोपोर्शन पे आप जाके कट करोगे तो उसका जो अरेंजमेंट है ना, सिस्टमैटिक, वही आपको हर जगह पे दिखेगा, इसलिए वो रेगुलर कहा जाएगा। ठीक है, जो सेकंड है जिसमें डेंस इररेगुलर टिश्यू है, इट मींस कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कोलेजन फाइबर आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पे इनका स्ट्रक्चर किसी तरीके से है, कहीं पे किसी तरीके से। तो ये जो आपको एक रेगुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है, इनके अरेंजमेंट का क्या है, एक रेगुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है, इट मींस कि ये क्या कहलाएंगे, डेंस इररेगुलर टिश्यू। ये इन डेंस इररेगुलर टिश्यू जो होती है वो भी हम लोग के स्किन के बिलो जो लेयर होती है उसमें ये प्रेजेंट होती है। तो ये क्या हो गया हम लोग का डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ये पूरा का पूरा स्टडी हो गया। ठीक है, तो ये दो चीजों को अभी तक हमने देख लिया है, लूज एंड सेकेंड वन इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ थर्ड वन,
अब तीसरा जो है वो आप समझ जाओ, इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि कनेक्शन तो ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये क्या हो चुके हैं, ये स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। क्या है, इसमें स्पेशलाइजेशन है। तो ये स्पेशलाइज्ड है, कितने टाइप के हैं वो देख लीजिए। इसमें फर्स्ट जो आता है दैट इज द कार्टिलेज, वो कौन सा है, कार्टिलेज है, ठीक है। सेकेंड वन इज द बोन एंड थर्ड वन इज द ब्लड, ठीक है। ये तीन कंपोनेंट है जो कि कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक दूसरे में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कनेक्शन है इनमें। अब देखो कार्टिलेज जो है, वो कार्टिलेज भी मैं आपको तुरंत दिखा देता हूं, आपको दिक्कत होगी ही नहीं कार्टिलेज देखने में। आप देखो अपनी अगर नोज को पकड़ो तो यहाँ टिप को आप इधर उधर कर सकते हो, आप अपने ईयर को पकड़ो तो ये देखो, ये ऐसा भी नहीं है कि ये ईयर क्या है, सॉलिड नहीं है ना, बट इतना रिजिड नहीं है, ये फ्लैक्सिबल है। कैसा है, ये फ्लैक्सिबल है, टोटली रिजिड नहीं है। रिजिड होता है एक तरीके से, तो मैं इसको ऐसे फोल्ड नहीं कर पाता। ये क्यों फोल्डेबल दिख रहा है, पेएबल दिख रहा है, क्योंकि ये इसमें फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कार्टिलेज है, ये क्या है, कार्टिलेज है। तो आप यही समझिए कि कार्टिलेज क्या होता है, उनमें भी आप देखो स्ट्रक्चर में दिखा हुआ है, जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं, यही कार्टिलेज सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं, कार्टिलेज फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उससे ये आपका ये कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में क्वालिटी ये होती है कि ये क्या करता है कि ये फ्लैक्सिबिलिटी के वजह से ये ऐसे पोजीशंस पे प्रेजेंट होता है जहां पे उसकी नीड हो। जैसे आप ये जानो कि जो कार्टिलेज होता है वो जनरली आपके जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, ठीक है, और जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं, समझिएगा इसमें, जहां पे क्या होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं। अब इन ज्वाइंट्स के पास अगर दो हार्ड चीजें हैं, जैसे अगर हम इसको लेके चले तो ये दोनों क्या है, ये हार्ड है, और इसको अगर हम बोन लेके चलते हैं, समझिएगा ये बोन लेके चलते हैं, और ये क्या करेंगे कि ये यहाँ पे इनका ज्वाइंट्स है, ठीक है, और यहाँ ज्वाइंट्स पे अगर ये दोनों हार्ड पार्ट हैं और एक दूसरे पे ऐसे रब करते हैं, रगड़ खाते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से इस पर्टिकुलर जो हार्ड सब्सटेंस है, जो बोन है, उसमें क्या होता है, उस पे इंजरी होती है, ठीक है। वो उस पे इंजरी जब होगी, जिसके वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, वो स्वेल अप करने लगता है, क्योंकि दोनों हार्ड है और एक दूसरे पे जब ये स्लाइड करती है, तो स्लाइडिंग के वजह से इन दोनों को ही नुकसान होता है। तो अब क्या किया जाता है कि ये दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके और इनकी जो फंक्शनिंग हो वो प्रॉपर हो, तो इसके ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर कैप टाइप का स्ट्रक्चर लगता है, और वो कैप किसका लगता है, वो लगता है कार्टिलेज का। अब समझो, यहां पे भी कार्टिलेज लग गया, इस बोन पे भी कार्टिलेज लग गया। अब दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट है। जब सॉफ्ट चीजें एक दूसरे में जो है वो रब होंगी, ठीक है, तो इस कंडीशन में इन दोनों को उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि दो हार्ड चीजों के रब होने में लगता है। और दूसरा एक और चीज भी समझ आइए, यहीं पे अगर इसकी बात हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के टच में एक्चुअल में होते ही नहीं है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में फ्लूइड फिल होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड के वजह से क्या होगा कि ये जब फोल्ड होता है तो वो फ्लूइड पे प्रेशर लगा, और वो फ्लूइड किस पे प्रेशर लगाएगा, वो दूसरे वाले कार्टिलेज पे लगाएगा। तो ये जब ऐसे फोल्ड हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये प्रेशर किस पे लगाया, प्रेशर लगाया उस फ्लूइड पे, और फ्लूइड का प्रेशर इस पे लगा, जिसके वजह से ये इसमें भी आपको मूवमेंट दिखाई देने लगी। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट जो आपको दिख रहा है, ये मूवमेंट में क्या होता है कि हम लोग का जो पैर है, ठीक है, ये ज्वाइंट्स है, ये प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन आप देखो कई लोगों को जो है वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। वो एक्चुअल में होता क्यों है, वो समझ जाइए। जो इनके बीच का जो फ्लूइड होता है ना, ठीक है, समझिएगा इसे, इनके बीच का जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड अब ड्राई अप कर जाता है। एज के हिसाब से वो क्या करना शुरू कर देता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है। और जब ड्राई होना शुरू हो जाता है तो दोनों कार्टिलेज एक दूसरे में धीरे 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 क्या करना शुरू कर देते हैं, रगड़ खाना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे पे क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं। अब देखो बोन होता तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती, बट कार्टिलेज है तो वो पेन शुरू होता है, लेकिन वो एक टाइम
टाइम ड्यूरेशन के बाद बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। तो होता क्या है कि अब क्या होगा कि ये दोनों में के बीच का फ्लूइड फिनिश हो गया है, तो अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जब हम अपने पैर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये दो एक दूसरे पे रगड़ खाएंगे तो वहां पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है और काफी पेन होता है। आपने देखा होगा आपके आसपास घर में भी जो लोग थोड़े एजेड हैं, तो उनमें जो है, जो जैसे दादी, ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर, ऐसे करके उनके एज के लोगों को देखिए, तो वो लोग अगर बैठ जाते हैं तो बैठे रहते हैं, खड़े होते हैं तो बैठना नहीं चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि उनका जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप समझिए, वहां पे कार्टिलेज जो होता है वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, और ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड नहीं होता है। और मैं एक चीज और बता दूं, जनरली आपने देखा होगा जो बेबी होती है, ठीक है, जो बेबी होते हैं, छोटे छोटे बेबी जिनकी मसाज की जाती है, ठीक, तो उनमें क्या होता है, उनके जितने भी बोन्स होते हैं, है ना, वो बोन्स मैक्सिमम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। कार्टिलेजिनस क्यों होते हैं, क्योंकि वो इजिली, अब देखो उसको बाहर तो रहना नहीं होता है, उसको कहाँ रहना होता है, तो अगर वो एकदम टाइट होता, उनके बोन्स एकदम टाइट होते, फोल्डेबल टाइप का नहीं होता, फ्लेक्सिबल टाइप का नहीं होता, तो इन दोनों को प्रॉब्लम होता, मदर को भी प्रॉब्लम होता और उस फीटस को भी प्रॉब्लम होता। इसलिए वो कैसा होता है कि वो कार्टिलेजिनस होता है, और इसी के वजह से वो इजीली पास आउट होके बाहर आ पाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, तो वो बाहर आता है उसी कार्टिलेज की वजह से ही होता है, ठीक है। तो वो और बड़े क्लास में जाओगे, यानी कि 12th में, वैसे मैं बता देता हूं, आपने देखा होगा छोटे से बच्चे में यहां पे जो है वो गैप होता है, आपने कभी भी देखा होगा कि उसके ऊपर यहाँ पे इस कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता। वो बोनी स्ट्रक्चर इसलिए नहीं होता है कि जब वो पुशअप होके उसकी डिलीवरी हो तो ये उसका एरिया, जो हेड का जो एरिया है, वो एडजस्टमेंट कर सके और इजिली वो बाहर आ सके। और बाद में आप देखो कि धीरे धीरे ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो पोर्शन कैसा हो जाता है, बोनी हो जाता है, और जितने भी उसके जो कार्टिलेजिनस जितना स्ट्रक्चर था उसके बॉडी में, जो उसका स्केलेटन सिस्टम था, वो कैसा हो चुका होता है, बोनी हो जाता है, यानी कि वो उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और लेकिन तब भी उसमें कुछ कार्टिलेजिनस चीजें रह जाती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके पास होता है नोज, फिर यहां ऐसे करके सारा चीज स्ट्रक्चर होता है। नाउ सेकेंड वन इज द बोन, ठीक है। ये जो बोन स्ट्रक्चर है, ये बोन क्या होता है वो आप समझ जाओ। ये जो बोन है वही एक्चुअल में हमारी होल बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। अब सोच लो कि अगर विदाउट जो है वो बोन, अगर बोन हम में होता ही नहीं तो आप कैसे होते, आप होते ना कि जैसे आप वो आटे को गूंथ दिया जाता है तो उसको ऐसे उठा के कहीं पे भी फेंक दो, वैसे ही शेप का होता। हम लोग का जो फेस होता है वो उसका कोई शेप नहीं दिखाई देता, क्योंकि विदाउट जो है वो बोन होता है। ये फेस या फिर बॉडी स्ट्रक्चर जो कुछ भी दिखाई देता है वो एक पर्टिकुलर फ्रेम के वजह से दिखाई देता है, और वो फ्रेम जो है वो किससे फॉर्म होता है, वो फ्रेम फॉर्म होता है बोन से, ठीक है। बोन्स और उसमें कार्टिलेजिनस जो ये दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, बट मैक्सिमम क्या है, बोन्स है, ठीक है। तो इनमें क्या है, इसमें भी ओस्टियोसाइट जो होते हैं वो ओस्टियोसाइट क्या फॉर्म करते हैं, ये स्ट्रक्चर इसको फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसमें वो एक जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक स्पेस के बीच में, और उस स्पेस का जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं लैकुनिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है जिसका बोन का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ सिस्टमैटिक तौर पे आपको कॉन्सेंट्रिक जो रिंग होती है वो फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका हो गया, बोन का। अब देख लो, इन सारे जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं आपके नेट में आते हैं। नाउ लास्ट वन इज द ब्लड। जो ब्लड है वो आप देखो, ब्लड आप जानते ही हो कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ब्लड के अगर कंपोनेंट्स को हम लोग स्टडी करें तो इसमें बेसिकली जो है वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो होता है आरबीसी, ठीक है, जिसका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और वही आरबीसी क्या करता है, वही आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का वर्क करता है। यानी कि जो आपके लंग्स के पास जो आपका एयर सैक होता है, जब आप इनहेल करते हो एयर को, तो वहां पे जो डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूज होके जो
जो स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंचता है? ब्लड स्ट्रीम में। तो उसको कैरी करने वाला वर्क कौन करता है? तो उसको कैरी करने वाला वर्क करता है कौन? वो करता है कौन? आरबीसी। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन की उसके साथ अटैच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। नाउ सेकेंड वन इज द डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी इट मीन्स की व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है ये? व्हाइट ब्लड सेल्स है। इट मीन्स कि इनमें क्या होगा, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इनकी फंक्शनिंग अलग होती है। ये क्या करते हैं? ये एक तरीके का आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं इन्फेक्शन से। ये मतलब आपकी बॉडी को एक तरीके से, आपको मैं बताऊं क्या, हाँ, आपकी बॉडी को ना इन्फेक्शन से बचाते हैं। आपके लिए ये सोल्जर्स का वर्क करते हैं। ठीक है, फाइट करते हैं आपकी बॉडी में अगर कोई भी एंटीजन इंटर करता है तो उसके लिए। प्लाज्मा जो होता है कि अगर हम इसके में से जो आपका आरबीसी और सारी चीजों को हटा दें तो बाकी लिक्विड मटेरियल जो होता है उसके लिए प्लाज्मा टर्म यूज होता है। इनमें एक और कंपोनेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्लेटलेट्स। और यही प्लेटलेट्स वर्क करता है किस चीज के लिए? ये प्लेटलेट्स वर्क करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये प्लेटलेट्स वर्क करते हैं। तो यहां पे आपका क्या हो गया, मैंने अब देखिए ये जो जितनी चीजें अभी हम लोगों ने ये स्टडी किया है, इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोगों को फिर से पढ़ना है। और जब हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें फिर से आएंगी, क्योंकि वहां पे लोकोमोशन और जो मसल्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। सर्कुलेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे, तब भी चीजें आएंगी। तो ये पूरा का पूरा आपका कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हो गया। अब जो नेक्स्ट है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये हम लोग का जो है वो नेक्स्ट टिश्यू पढ़ना है हम लोगों को, ये फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने 3 ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, और वो जो डिस्कस किया था हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू किया था, मसल्स को किया था, और इससे पहले वाला कनेक्टिव टिश्यू। अब लास्ट है ये टिश्यू के टाइप में, और वो है न्यूरल टिश्यू। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का बॉडी, होल बॉडी है, इस बॉडी को फॉर्म करने के लिए ये जो डिफरेंट टिश्यूज को हमने पढ़ा है, इन सब से कंबाइंड होके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो न्यूरल टिश्यू होता है, इनमें जो इसका मेन जो फंक्शनिंग होता है, जो मेन वर्क है, ये क्या है कि ये जो इंपल्सेस होते हैं, एक तरीके का जो मैसेजिंग है, इस मैसेजिंग को क्या करना, ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। अब देखो हम लोग की जो होल बॉडी है, वो होल बॉडी कंट्रोल किससे होती है? ब्रेन से होती है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन तक ये इंपल्सेस या ये स्टिमुलस कैसे जाता है और कैसे हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करता है, दोबारा एक फॉरवर्ड मैसेज भेजता है, जिसके वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसका एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज द न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल बोलेंगे। वो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर किसका है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल का है। अब यहाँ पे देखो जो न्यूरॉन या नर्व सेल होता है, ये क्या करता है कि ये एक तरीके से आपका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन्स है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज द सेल बॉडी, या फिर इसको हम साइटोन बोलते हैं, सेल बॉडी या साइटोन फर्स्ट। सेकेंड जो होता है इसका, वो क्या होता है? डेंड्रॉन्स, दैट इज द सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज द एक्सॉन। ठीक है, इन 3 पार्ट से मिलके इसका होल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखो जो ये आपका ये सेल बॉडी जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सेल बॉडी में क्या होता है कि जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, इस सेल बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है, एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं? इस साइटोप्लाज्म के लिए एक टर्म यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को क्या बोल सकते हैं? न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हैं। और ये जो न्यूरोप्लाज्म है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूरोप्लाज्म क्या करेगा? इनमें 2 तरीके के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और वो जो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग, ये देखो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है, न्यूरोप्लाज्म के अंदर, इसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स। तो इसको न्यूरोफाइब्रिल्स बोलेंगे। और यहां पे आपको डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द नेजल ग्रैन्यूल। ठीक है, नेजल ग्रैन्यूल है।
इट कंसिस्ट ऑफ द आरएनए एंड द राइबोसोम्स। इसमें क्या होता है, आरएनए होता है और कौन सा होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आरएनए और राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट हो गए, आपको ये स्ट्रक्चर दिख गया होगा। अब अगला देखो, इसमें और चीजें अगर हम देख के चलें तो यहाँ पे सेंट्रली लोकलाइज्ड एरिया आपको दिखाई दिया है, जो कि दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख गया और सारा स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी क्या कर रहा है, फर्दर इसकी ब्रांचिंग हो रही है, यहां से ब्रांच निकल रहा है। तो ये जो मेन ब्रांच आपको यहां से दिखाई दे रहा है सेल बॉडी से, दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन्स। क्या बोलेंगे उसको, डेंड्रॉन्स। और ये डेंड्रॉन्स फर्दर क्या होता है, ये ब्रांच्ड हो जाता है। और जब इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है तो इसी फर्दर ब्रांचिंग को ही क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है कि ये एज अ रिसीवर वर्क करता है। इट मींस कि मैसेजेस को क्या करता है, रिसीव करने का वर्क करता है। जो मैसेजिंग है उसको क्या करता है, ये रिसीव करता है, एज अ रिसीवर वर्क करता है। इनमें भी क्या प्रेजेंट होगा, इसमें भी ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेंड्रॉन्स है, ये डेंड्रॉन्स का स्ट्रक्चर आपको एक दिखाई दे रहा है कि एक लार्ज डेंड्रॉन्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन क्या होता है, ये इसके टर्मिनल के साइड में देखें तो एक्सॉन टर्मिनल बटन्स फॉर्म होते हैं और यहां से अटैचमेंट होता है क्या, किसी सेकंड, यहां से अटैच क्या होता है, कोई सेकंड जो होता है वो। अब देखो एक सिंगल न्यूरॉन्स जो है वो पूरा का पूरा तो सारे जगह पे प्रेजेंट होगा नहीं, एक नर्व सेल सिंगल तो होगा नहीं, तो ढेर सारे नर्व सेल्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि जो मैसेजिंग होती है एक नर्व से दूसरे नर्व में जाती है। वैसे अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो जो लॉन्गेस्ट सेल होता है किसी बॉडी में, दैट इज द, वो कौन सा होगा, वो होगा नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, ठीक है। तो वो नर्व सेल है या फिर उसको न्यूरॉन बोलेंगे। तो वो स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है। अब यहां देखो, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच हो रहा है और इसकी जो मैसेजिंग जा रही है, वो मैसेजिंग कैसी जाती है, अब समझो। यहां पे अगर मैसेजिंग इस सेल के थ्रू जा रही है तो वो मैसेजिंग होती है इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग। कैसी होती है, इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग होती है। और एक जो होता है कि यहां पे जब दूसरा जो है वो न्यूरॉन इससे अटैच होता है तो उसका अटैचमेंट एकदम क्लोज नहीं होता है। अब देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर बहुत क्लोजनेस है तो वहां पे भी क्या है, जो है वो नर्व आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के वजह से ही वो मैसेज कन्वे हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में गैप ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मैसेजिंग है इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो केमिकली होता है। यानी कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है मैसेज का वो किसके थ्रू होता है, वो केमिकल्स के वजह से होता है। एक की एंडिंग से वो मैसेज केमिकल के फॉर्म में रिलीज किया जाता है और दूसरा क्या करता है, वहां पे रिसीवर होता है जो उस मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद वो मैसेज को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे करके कन्वर्जन होता है और चीजें एक जो है वो इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में कन्वर्ट होते होते हमारे ब्रेन तक जाती है। अब देखो अगर फंक्शनिंग की बात करें तो फंक्शनिंग के बेसिस पे जो है वो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आप जान लो। इसमें जो टाइप होता है तो फर्स्ट टाइप होता है जो न्यूरॉन का, वो कौन सा टाइप है, वो है सेंसरी। क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इट मीन्स कि जैसे अगर हम कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, कहीं खड़े हैं और क्या हो रहा है कि कोई भी चीज है, कोई पॉइंटेड चीज है, वो अचानक से चलते चलते मेरे पैर में चुभ गई, ठीक है। तो अगर वो चुभी तो वहां पे क्या होता है, वहां पे रिसीवर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि स्किन उसको रिसीव करता है तो नर्व के थ्रू इस मैसेजिंग को कहां पे भेजा जाता है, ब्रेन के पास, ठीक है। तो मैसेजिंग को फर्दर कन्वे कर दिया जाता है और जब कन्वे करते हैं ये मैसेजिंग को तो होता क्या है कि इस मैसेज के बाद आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करता है कि इसके लिए अब हमें वर्क क्या करना है। तो इसके लिए जो दूसरा वर्क होता है तो ब्रेन क्या करता है कि वहां से आप अपना पैर ऐसे हटा लो। वैसे तो ये जो मैं आपको
बता रहा हूं वो रिफ्लेक्स एक्शन का है, बट आप इसको लेके चलो कि इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, मैसेजिंग का वो एक हो गया कि वो रिसीव कर रहा है आउटर स्टिमुलस को और उसकी मैसेजिंग को कन्वे कहां कर रहा है, आपके सेंटर को, ठीक है। दूसरा जो होता है कि ये एक मैसेजिंग होती है जो आपका क्या करता है कि जो आपका ब्रेन है, ये ब्रेन वो मैसेज एक कन्वे करता है उस ऑर्गन को जिसको रिस्पॉन्स करना है, यानी कि उस ऑर्गन को जिसको रिस्पॉन्स करना है उस तक मैसेज जो कन्वे होता है ब्रेन टू इफेक्टिव ऑर्गन, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है मोटर नर्व के थ्रू। किसके थ्रू होता है, मोटर नर्व। तो एक सेंसरी नर्व आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड वन इज द मोटर नर्व। दो तरीके के हो गए, एक सेंसरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व। एक जो आता है इसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व का मतलब ये हो गया कि वो अकेला ही नर्व मैसेज को रिसीव ही करेगा और फिर उसके बाद दूसरा जो मैसेज होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड ये दोनों को शो अप करेगा, यानी कि ऑर्गन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑर्गन, इन दोनों मैसेजिंग को एक सिंगल अगर न्यूरॉन फंक्शनिंग करे तो वो उसको इसमें कंसीडर करेंगे। अगला इसमें जो आता है वो आप जान लो कि इसमें क्या होता है, एक अगला जो पार्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे कभी कभी मैसेजिंग जो होती है ब्रेन में एक से दूसरे में कन्वे हो रही है, यहां से यहां, तो वो रिले नर्व कहलाती है। जो मैसेजिंग होता है उनमें एक से दूसरे में अगर मैसेजिंग जा रही है तो इसको क्या कहेंगे, रिले नर्व। तो ये पूरे के पूरे नर्व के टाइप होते हैं जिनके बेसिस पे क्या होती है, इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कन्वे होती है। तो कन्वे वाला आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चीजें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कन्वे हो रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये नर्व सेल है, ये पूरा का पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो माइलिन शीथ होती है यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्वान सेल, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के नेम पे है। उसकी जो फंक्शनिंग होती है एक्चुअल में क्या होती है कि वो थोड़ी सी आप ये समझिए कि वहां पे कभी कभी जो होता है दो तरीके का है वो, कि एक तो होता है कि जो मैसेजिंग होता है वहां पे बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से वो उसको ट्रांसमिट कर देता है, और दूसरा जो ये माइलिन शीथ होती है इसकी एक तरीके से रिपेयरिंग करने का ये वर्क करता है। तो रिपेयरिंग भी इसी के थ्रू होता रहता है। तो रिपेयरिंग आपको दिखाई दे रहा है कि इसके थ्रू होगा, ठीक है। तो रिपेयरिंग भी होगा और दूसरा वो है, ठीक। तो अब आपका ये जो पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने चारों के चारों वो स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, वो टिश्यू पढ़ लिए जिससे होल बॉडी सिस्टम फॉर्म होता है। अब देखो, अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इट मीन्स कि कोई भी जो बॉडी है, कोई लिविंग बॉडी, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि उसकी बॉडी किस लेवल पे ऑर्गेनाइज है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर लेवल होता है। सेलुलर इट मींस कि सेल्स के बेसिस पे, यानी कि उनका जो बॉडी सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है सेल्स का। तो उनका जो लेवल है वो सेल तक ही है, तो उसको हम कंसीडर किसमें करते हैं, सेलुलर लेवल, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है कि अगर यही सेल्स की ग्रुपिंग किसी स्पेशलाइज्ड जो है वो स्ट्रक्चर को फॉर्म करो और उस स्ट्रक्चर का फंक्शनिंग जो हो वो प्रॉपर एक तरीके का हो, तो वो क्या होगा, वो होता है टिश्यू। क्या होता है, टिश्यू। तो अगर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन अगर दिखे किसी बॉडी में तो वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है कि उनमें टिश्यू से अबव, यानी कि टिश्यू क्या करता है, वो टिश्यू डिफरेंट टिश्यूज जो है वो मिलके एक ऐसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जिसकी फंक्शनिंग अलग होती है, और दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन। किसको फॉर्म करते हैं, वो ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। अगर उसमें ऑर्गन लेवल फॉर्म हो चुका है, इट मीन्स कि उस जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के लिए हम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे। तो ये हो गया ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल इट मीन्स कि अगर किसी एक सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है उस सिस्टम की फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल ऑर्गन के अलावा भी कई ऑर्गन एक
तरीके से जो है वो असेंबल होके उनकी एक सिंगल फंक्शनिंग को परफॉर्म करे। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स पढ़ते हैं, तो ये क्या है कि इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके बेसिस पे ये पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है। तो हम लोग का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कौन सा हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक साथ असेंबल हो जाता है तो वो होल बॉडी सिस्टम को फॉर्म कर देता है। और यहाँ पे आपको हर पर्टिकुलर के लिए लेवल ऑफ डिवीजन दिखता है, यानी कि हर चीज के लिए अलग अलग फंक्शनिंग। और वही आप एक सिंगल सेल के लिए ले लो तो एक सिंगल सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स भी अपने लेवल पे डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो उसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा जो है हम लोग का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का एक पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो टोटली फिनिश हो गया। ठीक है, अब हम लोग को अगले वीडियो में जो स्टडी करना होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें अर्थवॉर्म होता था, फ्रॉग होता था और कॉकरोच होता था। इनकी पूरी मॉर्फोलॉजी और इनकी एनाटॉमी, इन दोनों को हम लोग स्टडी करते थे, उनके सिस्टम के बारे में पढ़ते थे। बट अब वो क्या है, वो सिलेबस में नहीं है। तो अब सिलेबस में हमें जिसको स्टडी करना है वो क्या है, इंसेक्टा का मेंबर, और वो है कॉकरोच। ठीक है, तो अगला जो वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में। और ये कॉकरोच में कुछ चीजें मैं आपको एडिशनली बता देता हूं। जैसे इंसेक्ट है तो इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्या है, वो एक इंसेक्ट है। तो इस इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है कि उसमें क्या होता है, कोई भी अगर इंसेक्ट है तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के बेसिस पे ही उनको स्टडी की जाती है। क्या क्या फीचर्स हैं कि दे हैव विंग्स, उनमें क्या होगा, विंग्स प्रेजेंट होगा। अगर उनमें विंग्स हैं दैट इज प्रूव दैट कि इट इज अ इंसेक्ट। सेकेंड, लेकिन केवल विंग्स के बेसिस पे ही नहीं कंसिडर करेंगे, दूसरा जो बेस होता है वो होता है दे हैव 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, यानी कि उनमें 3 जोड़ी जो होते हैं वो अपेंडेजेस होते हैं। अब देखो, अगर आप बटरफ्लाई को देख लो, ठीक है, आप हाउस फ्लाई को देख लो, आप कॉकरोच को देख लो, आप जो है वो मॉस्किटो को देख लो, तो इन सब को अगर आप देखोगे तो इसमें विंग्स होता है। अब भले ही आपने इससे पहले काउंट किया हो या ना किया हो, बट एक चीज जान लो, अगर आपने काउंट नहीं किया है तो इस समय आप काउंट कर सकते हो। आप काउंट करके देखिएगा, उसको ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके पास आएगा। ठीक है, और बिना गुनगुनाए भी कुछ मैसेजिंग देगा, लेकिन आप केवल फोकस इस पे मत कीजिएगा कि ब्लड वो सक कर रहा है। आप क्या कीजिएगा, उसको देखिएगा और उसके लेग्स को काउंट कीजिएगा। अगर वो 3 पेयर लेग्स है, विंग्स तो दिखाई दे ही रहा है, इट मीन्स कि वो इंसेक्टा का मेंबर है। लेकिन क्या आप लोगों ने देखा है कि आजकल जो मॉस्किटो हो गए हैं वो एडवांस हो गए हैं, पता है? अब देख लो भाई, कहाँ के लोग, मतलब कौन कौन मेरा वीडियो देख रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि उनके यहाँ का जो है वो उनका लेक्चर चलता है कि नहीं चलता है। अगर उनके यहाँ के एजुकेटेड जो होंगे मॉस्किटो होंगे तो उनका कुछ फीचर होगा। अगर आपके यहाँ का मॉस्किटो आपके पास आता है और बाइटिंग से पहले गुनगुनाता है, इट मीन्स कि वो ओल्ड जो है वो एक तरीके का, मतलब उसका जो वर्जन है वो काफी ओल्ड हो चुका है। और एडवांसमेंट कैसे समझोगे, अगर वो गुनगुनाए नहीं, चुपचाप आए, साइलेंटली सक करे ब्लड और चला जाए, ठीक है, तो वो कैसा होता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि आजकल का, जैसे आप घर में कॉइल यूज करते हो, जब कॉइल को आप जलाते हो तो क्या होता है कि हम लोग साइंस पढ़े हुए, सबको पता है भाई, कॉइल जलेगा, उससे जो फ्यूम निकलेगा वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जब मूव करता है तो इसका इंफॉर्मेशन उनकी शायद साइंस की क्लास चली होगी, उनको पता चल गया। अब क्या होता है कि जब आप कॉइल जला के रखते हो और जो ही फ्यूम ऊपर की तरफ जाता है तो इस समय आपको जो एडवांस टाइप के जो मॉस्किटो है वो कहां दिखाई देंगे? वो नीचे फर्श पे बैठे हुए दिखाई देंगे। तो सोचो, बिना साइंस के नॉलेज का ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, जब आप फैन चलाते हो तो फैन चलाने पे उनको पता होता है कि नीचे फ्लाई करना बहुत कठिन है, बहुत
हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वो उस टाइम में अपने एनर्जी को बचाते हुए कहाँ चिपक जाते हैं, वो आपको इस पे सीलिंग्स पे दिखाई देने लगते हैं। इट मीन्स कि उनके ऊपर भी एयर का अब उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एडवांस हुए कि नहीं हुए, अब ये आप चेक कर लीजिएगा कि आपके जो आसपास के जो मॉस्किटो हैं वो एजुकेटेड है या नहीं है। वैसे मैंने ऐसे ही फालतू में बताया है, फिलहाल आप इसके नॉलेज को रखे रहिएगा, बेनिफिटेड होता है। ओके ओके, थैंक यू।